नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी लेकर आया हूँ हिंदी की अपनी नेक्स्ट क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आप देखेंगे कि ट्रिक के साथ आप सीखेंगे। बहुत ही सिंपल लगेगा आपको और चुटकियों में आपको इसके सारे क्वेश्चन करने की ट्रिक और जो इसको प्रोसीजर है वो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखते ही क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि हम जो शब्द रचना करते हैं, शब्द रचना हम तीन तरह से करते हैं। कौन कौन से तरह से करते हैं? सबसे पहला मैंने आपको बतलाया था उपसर्ग से, दूसरा मैंने आपको बतलाया था प्रत्यय से, और जो तीसरा टाइप मैंने आपको बतलाया था वो क्या था? समास की विधि से। समास विधि से हम शब्दों की रचना करते हैं। जो शब्द हमारे कौन से होते हैं? यौगिक शब्द जो है हमारे, जो यौगरूढ़ शब्द हैं, उनकी रचना हम इन तीन प्रोसीजर से करते हैं। ठीक है। जो रूढ़ शब्द हैं वो अपने आप में पहले से ही बने हुए हैं, उनकी रचना नहीं की जाती। लेकिन जो यौगिक शब्द हैं हमारे, जो रूढ़ शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय या फिर दूसरे शब्द मिलाने से बनते हैं, उनको हम इन तीन विधियों से बनाते हैं। इन तीन विधियों से हम उन शब्दों की रचना करते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय हम इससे पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं कि उससे हम कैसे शब्दों की रचना करेंगे। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि समास विधि द्वारा शब्दों की रचना कैसे होती है और समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कितने उसके भेद हैं और किस किस टाइप के समास होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम समास जो शब्द है ये है क्या चीज, समास की परिभाषा क्या है। सबसे पहले क्या चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए समास क्या है। समास हमारा वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। यानी दो अलग अलग शब्द, दो अलग अलग रूढ़ शब्द जो क्या हो, अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र हो। यानी उनका अर्थ ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे पर डिपेंड करता है। दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन वो दोनों शब्द जब आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे? एक अन्य शब्द की रचना करेंगे जो उन दोनों के अर्थ से स्वतंत्र हो सकता है। ठीक है। या फिर उन पे डिपेंड, मतलब उन दोनों के अर्थ से मिलकर एक नया स्वतंत्र शब्द हमारा बनेगा। समास का तात्पर्य क्या होता है? बेसिकली संक्षिप्तीकरण। तो देखिए परिभाषा से हमें क्या पता चला कि हमने दो शब्दों को मिलाया, जोड़ा और उससे एक नया शब्द बना। यानी हमने क्या करा? दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनाया। यानी उन दोनों शब्दों का क्या कर दिया हमने? संक्षिप्तीकरण कर दिया, यानी उनको छोटा कर दिया। बेसिकली क्या है? छोटा करने की जो क्रिया है उसी को समास कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? छोटा रूप। यानी किसी बड़े चीज का छोटा रूप जो होगा उसको समास कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनाते हैं, उस शब्द को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम समास कहते हैं। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए, वहां पर क्या होता है? समास होता है। यानी कम से कम शब्दों में क्या किया जाए? अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए, उसको हम, उस क्रिया को हम समास कहते हैं। और समास की क्रिया के द्वारा, समास की क्रिया के द्वारा जो शब्द बनता है उसको सामासिक शब्द या फिर सामासिक पद कहते हैं। यानी जो समास के नियमों से हम एक नया शब्द बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम सामासिक शब्द या फिर समस्त पद भी इसको कहते हैं। और जब उनको हम अलग करेंगे, यानी सामासिक क्रिया से हमने जो शब्द बनाया उसको तो बोल दिया हमने सामासिक पद, और सामासिक पद से फिर से जब हम उसको अलग अलग शब्दों में डिवाइड करेंगे, यानी जिन शब्दों से मिलकर हमने उसको बनाया है उन्हीं शब्दों में पुनः उसको व्यवस्थित करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच में के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग करके लिख दिए जाएं तो उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब ये हमारे दो शब्द हैं, राजा का पुत्र। तो हमें क्या करना है? इनका समासिक शब्द बनाना है, यानी इनको संक्षिप्त में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? राजपुत्र। तो ये क्रिया क्या होगी? समास की क्रिया हो गई। यानी हमने
दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना दिया, यानी उसको संक्षिप्त कर दिया, तो ये क्या कहलाया? हमारा सामासिक क्रिया कहलाई। और ये जो नया शब्द बना ये क्या कहलाया? हमारा सामासिक शब्द कहलाया या फिर समस्त पद कहलाया। अब इसी को ही अगर मैं उल्टा कर दूं, राजा राजपुत्र को, भाई हमें शब्द दिया हो राजपुत्र, और उसको हमें क्या करना हो, उसको अपने जो अलग अलग पदों से मिलके बना है उसमें अलग अलग लिख देना हो सबको, तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। ये क्रिया क्या कहलाएगी? ये क्रिया कहलाएगी समास विग्रह, यानी समास का हमने विग्रह कर दिया, तोड़ दिया उसको। ठीक है, दोनों चीज यहां से क्लियर हो गई कि समास क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना समास में हमारी क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान में रखनी है, जिससे हमारे सारे ही टाइप के समास हम इजीली कर पाए और जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए कोई भी जो सामासिक पद होता है उसमें दो पद होते हैं समास के, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। कोई भी जो हमारा सामासिक शब्द बनेगा उसमें क्या होगा? दो पद होंगे, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। नाम से क्लियर हो रहा है, पूर्व पद मतलब जो पहला पद होगा, जो पहले आएगा, उत्तर पद जो बाद में आएगा। कैसे? अपना वही एग्जांपल ले लेते हैं, राजपुत्र, राजपुत्र। अब ये कहने को तो एक शब्द है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें अलग अलग दो पद हैं, यानी दो शब्द अलग अलग हैं। कौन कौन से? राज और पुत्र, राज और पुत्र। तो पहले कौन सा आया? पहले राज, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्व पद, पूर्व पद। जो बाद में आएगा उसको क्या बोलेंगे? उत्तर पद। तो जितने भी हमारे सामासिक शब्द हैं उनमें दो पद अवश्य होंगे, पहला होगा पूर्व पद और दूसरा होगा उत्तर पद। अब अलग अलग समास में इनकी अलग अलग प्रधानता होती है। प्रधानता से क्या मतलब है? कुछ समास में क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होगा, कुछ समास में क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा, कुछ में दोनों प्रधान होंगे, है ना, वो हम अभी आगे देखेंगे। प्रधानता से क्या मतलब होता है यहां पर ये समझ लेते हैं। पूर्व पद प्रधान होने का मतलब क्या है कि जो हमारे सामासिक शब्द का अर्थ निकल रहा है वो मोस्टली किस पे डिपेंड करेगा? पूर्व पद पे डिपेंड करेगा। ठीक है। उत्तर पद प्रधान होने का मतलब क्या होगा कि जो हमारे इस सामासिक शब्द का अर्थ निकल रहा होगा वो सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, यानी सबसे ज्यादा उसका अर्थ मिलता जुलता किससे होगा? उत्तर पद से। जैसे इसी की बात करें राजपुत्र, तो राजपुत्र में कौन सा पद कौन सा हमारा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान है। क्यों? उत्तर पद में क्या आ रहा है? पुत्र आ रहा है। राजपुत्र का अर्थ क्या है? राजा का पुत्र, यानी किसको कहा जा रहा है? पुत्र को ही तो कहा जा रहा है। तो हमारा क्या हो गया? उत्तर पद प्रधान है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राजा के पुत्र की बात हो रही है, राजा की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? राजा के पुत्र की बात हो रही है। राजा के पुत्र को राजपुत्र कहा जा रहा है, तो पुत्र को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो अर्थ निकल रहा है इसका सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है? उत्तर पद पे डिपेंड कर रहा है, यानी यहां पर क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। ऐसे ही अलग अलग समास के जब हम भेद पढ़ेंगे उसमें पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता अलग अलग होगी। चलिए आगे देखते हैं, समास के हमारे भेद देख लेते हैं। देखिए समास के हमारे कितने भेद हैं? समास के हमारे 6 भेद हैं। कुछ बुक्स में आपको इसके 4 भेद देखने को मिलेंगे कि भाई समास के कुछ बुक क्या बताती हैं? 4 भेद बतलाती हैं, कुछ 6 भेद बतलाती हैं, लेकिन जो आयोग सही मानता है वो 6 भेदों को सही मानता है। कुछ बुक्स में क्या दिखाया गया आपको कि ये जो कर्मधारय और द्विगु समास है इन दोनों को तत्पुरुष का ही पार्ट यानी तत्पुरुष का ही भेद बताया गया है, तो इसीलिए क्या हो जाते हैं फिर ये 4 समास हो जाते हैं, अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, है ना। लेकिन कुछ बुक्स में आपको कैसा मिलेगा? ये 6 भाग मिलेंगे, 6 भेद मिलेंगे। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहला पार्ट लेते हैं हम, कौन सा? अपना अव्ययी भाव समास। तो आप इसमें एक शब्द देख पा रहे होंगे, अव्यय। क्या शब्द आ रहा है इसमें? अव्यय शब्द आ रहा है। अव्यय जो लोग जानते हैं वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते उनको बतला देता हूं। अव्यय शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जिनका व्यय नहीं हो सकता, यानी जिनमें कोई परिवर्तन लिंग, रूप, कारक, संज्ञा, सर्वनाम किसी की वजह से भी, वचन की वजह से भी, किसी भी वजह से
इनके रूप में परिवर्तन नहीं आता। जो ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग की वजह से, वचन की वजह से, रूप की वजह से, क्रिया की वजह से जिनमें कोई परिवर्तन ना आए, वो वैसे के वैसे ही रहें, उन शब्दों को हम बोलते हैं अव्यय शब्द। ठीक, तो अव्यय भाव में क्या होगा कि जो हमारा प्रथम पद होगा वो पद कौन सा होगा, वो अव्यय शब्द होगा। यानी प्रथम पद जो होगा वो अव्यय शब्द होगा, उसमें कोई परिवर्तन कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब नाम ही अव्यय भाव है और पहला पद क्या है, अव्यय है, तो इसका क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होता है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि अब निम्नलिखित में से किसमें प्रथम पद प्रधान होता है। तो प्रथम पद किसमें प्रधान होता है, अव्यय भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा और प्रथम पद ही क्या होगा, प्रधान होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, अव्यय भाव समास बोलेंगे। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, यानी लिंग वचन कारक कुछ भी बदल लो आप, प्रथम पद नहीं बदलेगा। अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल ले लें यहाँ पर, यथाशक्ति, यथाशक्ति हमारा एग्जांपल है। इसका अर्थ क्या निकलता है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब मैंने आपको बतलाया कि इसमें दो चीजें हैं। पहला क्या, जो पहला पद है ये क्या है, अव्यय है, ये क्या है, अव्यय है। अब ये जो यथा शब्द है, इसको आप कहीं पर भी यूज कर लीजिए, एक वचन में, बहुवचन में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, कहीं पे भी, किसी भी क्रिया में, कारक चिन्ह में, यथा शब्द में आपको कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यथा शब्द ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अव्यय शब्द है। ठीक, तो पहली कंडीशन तुम्हारी क्लियर होगी कि प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि उसी का अर्थ क्या होगा, प्रधान होगा। अब यहाँ पर यथाशक्ति जो शब्द हम बोल रहे हैं, इसका बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि शक्ति के अनुसार। भाई इसका आप अर्थ देखेंगे क्या है, शक्ति के अनुसार। तो यानी जो अनुसार शब्द है, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है कि अगर यथाशक्ति शब्द का यूज ही इसलिए किया गया है कि बताया जा सके कि शक्ति के अनुसार। इसमें जो शक्ति शब्द है, इसका अर्थ इतना ज्यादा डिपेंड, मतलब इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता जो इस शब्द के अर्थ के ऊपर, जितना किसका रखता है, शक्ति के अनुसार में अनुसार का, यानी के अनुसार जो है ये हमारा क्या है, प्रधान है। तो क्या हुआ, जो हमारा प्रथम पद है ये क्या है, अव्यय शब्द है और दूसरा इसी की क्या है, प्रधानता है। तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर शक्ति आ गया, यहाँ पर क्रम आ गया, यहाँ नियम आ गया, कोई भी शब्द बदल लो, यथा में कोई फर्क पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अब प्रतिदिन शब्द जो है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ पर अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आप समास विग्रह करेंगे तो कई बार क्या होता है कि समास विग्रह में अगर आपको किसी वाक्य में शब्द दिया गया है तो उसका समास विग्रह करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर वो वाक्य में शब्द नहीं है, सिर्फ एक शब्द दे दिया जाए, तो होता है क्या है, कई बच्चे अपना अलग अलग तरीके से उसका समास विग्रह कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमको ये चीज बहुत ध्यान देनी है कि समास विग्रह कैसे होगा, और दूसरी चीज कौन सा पद प्रधान हो रहा है। प्रतिदिन, अब प्रतिदिन में क्या है, प्रति जो है हमारा, ये कैसा शब्द है, ये हमारा अव्यय शब्द है। प्रतिदिन में प्रति कैसा है हमारा, अव्यय शब्द है। अब इस अव्यय शब्द की प्रधानता देख लेते हैं भाई कैसे है। प्रतिदिन का मतलब क्या है, प्रत्येक दिन। ठीक है, प्रत्येक दिन, यानी यहां पर इस शब्द में प्रधानता किस चीज की है, प्रत्येक की है। इसके अर्थ में प्रधानता किस चीज की है, प्रत्येक की है। और ये कैसा शब्द है हमारा, अव्यय शब्द है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अव्यय भाव समास हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई। आप कोई सा भी शब्द उठा के देखिए, उसमें क्या होना चाहिए, पहला शब्द हमारा अव्यय होना चाहिए और जो प्रधानता होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, पहले पद की ही प्रधानता होनी चाहिए। वहां पर हमारा क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। उसके बाद दूसरा हमारा टाइप क्या आता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और ये जो है कारक से जुदा समास होता है। इसमें क्या होगा, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें आपको कारक चिन्ह प्रकट हो जाएगा, कारक चिन्ह आपको देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आगे इसके कुछ
भेद और हैं, 6 भेद और हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि तत्पुरुष समास। जैसे हमारा शब्द है देशभक्ति, देशभक्ति। अब इसमें अगर बात करें किस चीज की बात की जा रही है, भक्ति की तो बात की जा रही है। प्रधानता किसकी है, भक्ति की प्रधानता है। देशभक्ति में किस चीज का, किस गुण के बारे में बताया जा रहा है, भक्ति के गुण के बारे में बताया जा रहा है। वो किसके लिए है, देश के लिए, किसी के लिए भी हो सकती है ना। तो यहां पर क्या है, देश के लिए भक्ति, तो गुण क्या है, भक्ति गुण है। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, देशभक्ति में उत्तर पद प्रधान हो गया। तो तत्पुरुष में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। अव्यय भाव में क्या था, प्रथम पद पूर्व पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। और जब आप क्या करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, इसके समास विग्रह में कारक चिन्ह आ जाएंगे। अलग अलग समास विग्रह में अलग अलग कारक चिन्ह आएंगे। उन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर, उन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर क्या किया गया है, तत्पुरुष समास के आगे भेद किए गए हैं। कितने, 6 भेद इसके किए गए हैं। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। अब ये जितने भी हमारे समास के मतलब तत्पुरुष समास के हमने भेद किए हैं, ये किस आधार पे है भाई, जहां पर भी आपको कर्म कारक का कारक चिन्ह मिलेगा वहां पर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। जहां पर आपको करण तत्पुरुष, करण कारक का कारक चिन्ह मिलेगा वहां पर करण तत्पुरुष होगा। जहां पर संप्रदान का मिलेगा वहां संप्रदान, जहां अपादान का मिलेगा। तो इनके जो कारक चिन्ह हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज, कारक चिन्ह हम आगे भी पढ़ेंगे, तो कारक चिन्ह आपको याद होने चाहिए कि जितने भी हमारे ये कारक हैं इनके कारक चिन्ह क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। हम 1 बाय 1 एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं और यहीं पर आप कोशिश करिएगा कि आप इसको यहीं पर याद कर लें, ताकि आगे जब हम कारक चिन्ह पढ़ें तो आसानी हो जाए। तो सबसे पहला देखिए हमारा क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, इनके बीच में कर्म कारक छिपा होगा और कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। जहां पर भी आपको एक शब्द दिया गया हो और उसका समास विग्रह करने पर को आ जाए तो वहां पर आपको क्या लगाना है, कर्म तत्पुरुष समास लगाना है। ठीक है। चलिए दूसरी चीज क्या याद रखनी है उससे भी पहले, कि हमारा उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। उत्तर पद प्रधान होना चाहिए और जो प्रथम पद है वो अव्यय शब्द नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कारक चिन्ह कौन सा आना चाहिए, को आना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। सारे शब्द आप कोई सा भी उठा लीजिए, रथ चालक। अब रथ चालक का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। तो रथ को चलाने वाला का जब हमने किया तो कौन सा कारक चिन्ह आया, को आ गया, है ना। उससे पहले हमें क्या देखना था, हमें शब्द मिला भाई रथ चालक। ठीक। सबसे पहले आपको क्या देखना है, हम शुरू से देखते हुए चलेंगे भाई, अव्यय भाव तो नहीं है। तो पहला शब्द देख लेते हैं रथ। तो रथ जो है ये हमारा अव्यय शब्द नहीं है। इसमें लिंग वचन कारक की वजह से क्या हो सकता है, अलग अलग रथ हो सकता है, रथों हो सकता है। तो ये क्या है, अव्यय शब्द नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ विकार आ सकता है, ये कुछ ना कुछ बदल सकता है। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। दूसरी चीज हम देखें क्या, कि भाई हमारा इस जो हमें ये समासिक शब्द दिया गया है इसमें हमारा प्रधान पद कौन सा है, तो रथ चालक। अब इसमें देखते हैं हम हमारा प्रधान पद कौन सा है। तो देखिए रथ चालक किसको कहा जाता है, जो रथ को चलाता है, यानी चलाने वाले को रथ चालक कहा जाता है। यानी चालक को क्या कहते हैं, रथ चालक कहते हैं, है ना भाई। जो रथ को चलाने वाला चालक है उसको बोलते हैं रथ चालक। या रथ को बोल दोगे आप रथ चालक, किसको बोलोगे, उस इंसान को बोलोगे जो चला रहा है ना। तो जो चालक है बेसिकली वो है तो चालक ही। अब रथ चला रहा है तो रथ चालक, कार चला रहा होता तो कार चालक, है ना। तो जो चालक शब्द है इसकी प्रधानता आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। भाई चालक को, रथ चलाने वाले को हम क्या कह रहे हैं, रथ चालक कह रहे हैं। तो यहां से हमें क्या मिल गया भाई, हमारा उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। देखिए ये सब चीजें आप रट भी सकते हो भाई, ये शब्द इस टाइप के आप रट भी सकते हो, कई सारे हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज करना इसको सीख लो कि भाई हमको सबसे पहले क्या देख लेना है, कौन सा पद प्रधान है ये देख लेना है, उसके हिसाब से उसके बाद हम आइडिया लगाएंगे कि इसमें कौन सा
हमारा समास हो सकता है। अब इसमें पता चल गया कि हमारा उत्तर पद प्रधान है। अब जब उत्तर पद प्रधान हो गया तो यहाँ पर हमारा चांसेस क्या हो गए, तत्पुरुष के चांसेस हो गए, और आगे जब हम पढ़ेंगे भी और कौन कौन से में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय है, द्विगु है, तो उनमें जो डिफरेंस होगा वो भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या है कि उत्तर पद प्रधान हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका समास विग्रह करने की कोशिश करेंगे। तो भाई रथ चालक किसको कहते हैं, रथ को चलाने वाले को रथ चालक कहते हैं। तो रथ को चलाने वाला, तो यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया हमारा को। ठीक, अब एग्जाम को अगर उसे थोड़ा सा इजी बनाना होगा तो वो सिर्फ क्या पूछेगा कि रथ चालक में कौन सा समास है, और ऑप्शन दिए होंगे अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व, तो आप तत्पुरुष समास डायरेक्ट लगा दोगे। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा पेपर को टफ करना होगा तो वो तत्पुरुष समास का भी आपसे भेद पूछ लेगा कि भाई कौन सा है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या फिर अपादान तत्पुरुष है। तो आपको क्या करना है, को देखा तो को किसका कारक चिन्ह है, हमारा को हमारा कर्म का कारक चिन्ह है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देशगत, देश को गया हुआ, जनप्रिय, जन को प्रिय, मरणासन, मरण को आसन। ठीक है, तो इसमें जितने भी आप समास विग्रह करोगे तो सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, को विभक्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप को विभक्ति देखेंगे आपको क्या लगा देना है, कर्म तत्पुरुष समास लगा देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा आता है, फिर आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में आपको जो कारक चिन्ह छिपा हुआ मिलेगा वो क्या होगा, के द्वारा या फिर से, के द्वारा या फिर से, ये आपको देखने को मिलेंगे। शब्द जैसे ले ले हमारा स्वरचित, स्वरचित। अब स्वरचित क्या होता है, स्वयं द्वारा रचित, है ना। तो यहां पर जो प्रधानता किसकी दिख रही है, रचित की, रचना की, जो रचना की जा रही है उसकी प्रधानता दिख रही है, तो हमारा उत्तर पद प्रधान हो गया। अब इसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। स्वयं रचित, स्वरचित क्या होता है, स्वयं द्वारा रचित, स्वयं द्वारा रचित, तो क्या आ गया, द्वारा आ गया, स्वयं के द्वारा रचित, तो के द्वारा या द्वारा आ गया, तो हमारा क्या हो गया, करण तत्पुरुष हो गया। मन चाहा, मन से चाहा, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, भूखमरी, भूख से मरी, बाणाहत, बाण से आहत, ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। तो जहां पर भी आपको क्या देखने को मिले समास विग्रह में, से या फिर के द्वारा, तो वहां पर क्या होगा, हमारा करण तत्पुरुष समास होगा। तो यहां से हमें दो चीजें क्लियर हो गई कि भाई उत्तर पद प्रधान और विभक्ति किसकी लगी, कारक चिन्ह किसका लगा, करण का लगा। करण का कारक चिन्ह क्या होता है, के द्वारा या फिर से, याद रखिएगा। कर्म का हमारा क्या था, को, और करण का क्या है, के द्वारा या फिर से। इन दोनों में से एक मिलेगा आपको, या तो के द्वारा मिल जाएगा या फिर से मिलेगा। ये दोनों विभक्ति किसकी है, करण कारक की है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल देखो, रस भरा, रस से भरा, से, तो से आते ही क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें संप्रदान तत्पुरुष समास की, तो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह देखते हैं। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है हमारा, या फिर विभक्ति क्या है, के लिए, क्या है, के लिए। समास विग्रह में हमें अगर के लिए देखने को मिलता है तो क्या हो जाएगा हमारा, वहां संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, विभक्ति क्या है, के लिए होती है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय का क्या है, विद्या के लिए आलय। ठीक है, अब विद्यालय में अगर आप समास विग्रह सही नहीं कर रहे हो, जैसे कई लोग कहते हैं विद्या का आलय, विद्या का आलय नहीं है वो विद्या के लिए आलय है। ठीक है किसके लिए आलय है, विद्या के लिए आलय। ऐसे अगर पूछ ले शिवालय, शिवालय ये क्या है, शिव का आलय, ये शिव के लिए नहीं है, ये शिव का आलय है शिवालय। लेकिन विद्यालय क्या है, विद्या के लिए आलय।
तो इस समास विग्रह की आपको थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। वैसे तो आप मोस्टली जो मैं एग्जांपल्स आपको लिख के लाया हूँ इसमें से ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी जो भी बुक है आप जिससे भी पढ़ते हैं वहां से आप इस लेक्चर के बाद ज्यादा से ज्यादा शब्दों का समास विग्रह करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए बच्चों सारा खेल समास विग्रह का है। भाई आपको शब्द मिला और आप उसका समास विग्रह कर रहे हो, तो समास विग्रह ही डिपेंड करता है कि आप अब कितना सही आंसर लगा पाओगे। क्योंकि अगर आपने समास विग्रह गलत कर दिया तो क्या होगा, समास विग्रह गलत होने के बाद में विभक्ति गलत आएगी तो आप ऑप्शन गलत लगाओगे। ठीक है, समास विग्रह में गलती करोगे तो आप पूर्व पद में और उत्तर पद में कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा प्रधान है। तो इसलिए क्या जरूरी है, समास विग्रह सबसे ज्यादा जरूरी है कि समास विग्रह सही हो। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। तो सब में क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। अब के लिए हमें पता है कि के लिए किसका कारक चिन्ह है, के लिए हमारा संप्रदान का कारक चिन्ह है। तो हम क्या लगाएंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन देखते ही उसमें लगा देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या आता है, अपादान तत्पुरुष। अब अपादान में क्या होगा, इसमें दो पदों के बीच में क्या होगा, अपादान कारक छिपा होगा। यानी जब आप इन दोनों पदों को अलग अलग करोगे, समास विग्रह करोगे तो अपादान कारक आ जाएगा। अब अपादान कारक का विभक्ति या फिर कारक चिन्ह क्या है, से। क्या है, से। इसकी भी विभक्ति क्या है, से ही है। अब इससे पहले हमने देखी कौन सा पढ़ा था, ये करण है ना। तो करण की भी विभक्ति से थी, और अब हम देख रहे हैं कि भाई यहां पर हमारी ये अपादान की विभक्ति भी से आ गई। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि जहां पर भी आपको अलगाव दिखे, जहां पर भी आपको क्या दिखे, अलगाव दिखे, यानी अलग होती हुई कोई चीज दिखे, वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे कामचोर, काम से जी चुराने वाला। अब यहां पर क्या हो रहा है, काम से जी चुरा रहा है, काम से अलग हो रहा है, काम से बच रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यानी नेत्रों से हीन है, नेत्र से अलग है, तो क्या हो गया, नेत्रहीन हो गया, अपादान कारक। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, है ना। इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से समझना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं एक सेंटेंस के थ्रू समझाता हूं तो आप ज्यादा इजीली समझोगे। मैं बोलूं कि मैं बस से गांव गया, मैं बस से गांव गया, तो अब यहां पर जो ये से आया है, ये से कैसा है, ये करण तत्व, ये करण कारक है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये से किसके लिए यूज हुआ है, एज ए उपकरण, यानी बस को मैंने एज ए उपकरण यूज किया, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा हुआ करण कारक। ठीक है, करण बेसिकली होता क्या है, किसी भी क्रिया को करने का जो साधन है उसको करण कहते हैं। किसी भी क्रिया को करने का साधन जो होगा उसको करण कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, मैं बस से गांव गया, करण कारक। मैं बस से गिर गया, तो यहां पर क्या हुआ, अलगाव हो गया। मैं बस से क्या हो गया, गिर गया, यानी बस से अलग हो गया। तो ये वाला से जो होगा ये क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, तो जहां पर भी क्या हो, अलगाव दिखे, यानी किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही हो, तो वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। और उसका विभक्ति क्या होगी, उसका कारक चिन्ह क्या होगा, उसका कारक चिन्ह होगा से अलग होने की बात हो रही होगी, किसी भी चीज से कोई चीज अलग हो रही होगी। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी रोग से अलग हो गया, रोग से मुक्त हो गया। जन्मांध, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इसमें क्या हो रहा है, सब में अलग हो रही हैं चीजें, तो अलग हो रही हैं तो क्या होगा, हमारा अलगाव आ रहा है, तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। इसको आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी चीज को, क्योंकि क्या होगा, जब आप से कारक देखेंगे तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा, भाई ये कारक चिन्ह हमारा करण में भी आ रहा है और अपादान में भी आ रहा है।
तो करण में ये क्या होगा, एज ए उपकरण यूज हो रहा होगा, यानी क्रिया का साधन, और अपादान में क्या होगा, अलगाव दिखा रहा होगा, से अलग। ठीक है, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग कर दिया, पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी पाप से अलग कर दिया। तो जहां पर भी से अलग वाली आपको फील आएगी सेंटेंस में, जो अर्थ निकलेगा वो अलग होने का अर्थ निकल रहा होगा, वहां पर क्या होगा, हमारा अपादान तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला हमारा क्या आता है, संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या होगा, इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक का कारक चिन्ह होगा। क्या होता है संबंध कारक का की के, संबंध कारक के कारक चिन्ह क्या है हमारे, विभक्ति का की के, यानी राजपुत्र राजा का पुत्र, लोकतंत्र लोक का तंत्र, देव पूजा देव की पूजा। तो जहां पर भी दोनों शब्दों में क्या होगा, संबंध बताया जा रहा होगा, वहां पर क्या होगा, हमारा संबंध तत्पुरुष समास होगा। कि भाई ये कौन है, ये उसका भाई है, ये इसकी बेटी है, ये मेरी बेटी है। तो जहां पर भी आपको क्या दिखे संबंध बताया जाए दोनों में, वहां पर क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। और उसका कारक चिन्ह क्या होते हैं, का की के, यानी एग्जाम्पल से समझे, राजपुत्र राजा का पुत्र, गंगाजल गंगा का जल, लोकतंत्र लोक का तंत्र, देव पूजा देव की पूजा, आम वृक्ष आम का वृक्ष, राजकुमारी राजा की कुमारी, जलधारा जल की धारा, सुख योग सुख का योग। ठीक है, तो ये का की के आपको जहां भी मिले वहां क्या होगा, हमारा संबंध तत्पुरुष समास होगा। इन दोनों शब्दों में आपस में संबंध बता रहा है। भाई राजा का पुत्र क्या हुआ, ये पुत्र किसका है, राजा का है, संबंध बताया। जल किसका है, गंगा का है, तंत्र किसका है, लोक का है, पूजा किसकी है, देव की है, वृक्ष किसका है, आम का है। तो क्या बतला रहा है, संबंध बतला रहा है। और अर्थ में देखे, अर्थ की दृष्टि से कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है सब में। तो उत्तर पद प्रधान है तो कौन सा हो गया हमारा, तत्पुरुष। संबंध बताया जा रहा है तो कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या होगा, इनके बीच में अधिकरण जो हमारा कारक चिन्ह है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से होते हैं, में या फिर पर, में या फिर पर, जहां पर भी आएगा वहां पर क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण वैसे अगर जब हम कारक पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अधिकरण क्या होता है। अधिकरण होता है जो हमारे किसी भी क्रिया के होने का स्थान बतलाती है, उसको हम अधिकरण कहते हैं। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास वन में वास, दीनदयाल दीनों पर दयाल, दानवीर दान देने में वीर, आचार निपुण आचार में निपुण, जलमग्न जल में मग्न, सिर दर्द सिर में दर्द, कला कुशल कला में कुशल। तो जहां पर भी में या पर आपको समास विग्रह के बाद मिलेंगे वहां पर क्या होगा हमारा, वहां पर हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो ये हमारे 6 भेद हो गए तत्पुरुष समास के। एक बार इसको साइड में लिख लेते हैं, आप एक साथ इनके सारे विभक्ति चिन्ह लिख लीजिए जिससे कि आप याद कर लें इजीली। ये आपके कई जगह यूज होंगे, जब हम कारक पढ़ेंगे वहां पर भी यूज होंगे। इसमें से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कारक का भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला हमारा क्या था, कर्म, दूसरा करण, पहला कर्म, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा था हमारा संबंध, और छठा हमारा आ गया ये अधिकरण। ठीक है, ये 6 टाइप हमने पढ़ लिए। कर्म की मैंने आपको बताई थी क्या को, करण की, से, या फिर के द्वारा,
संप्रदान की के लिए अपादान से अलग होने वाला भाव, संबंध का की के अधिकरण में या फिर पर। ठीक है, या आप जितने हो सके भी याद कर लीजिए, बाकी मैं इसको आपको जब कारक चिन्ह बताऊंगा तब बिल्कुल इनको आपको मैं रटवा दूंगा। इसका बहुत अच्छा नियम है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, है ना। इसके अलावा देखिए तो हमारे 6 तत्पुरुष के टाइप हो गए जो हिंदी में होते हैं। इसके अलावा एक संस्कृत में तत्पुरुष का टाइप होता है और कई बार देखा गया है कि एग्जाम में ये भी पूछा गया है। कौन सा? नट तत्पुरुष। तो जो नट तत्पुरुष है इसमें क्या होगा, इसमें पहला पद निषेधात्मक होगा। वहां पर क्या होगा, नट तत्पुरुष समास हमारा होगा। जहां पर भी आपको ऐसे शब्द मिल जाए असभ्य, अनादि, असंभव, अनंत, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा नट तत्पुरुष होगा। ये वैसे हिंदी में नहीं होता है, ये किसका है, ये संस्कृत का समास है, लेकिन हिंदी के एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो नट तत्पुरुष पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा तीसरा समास आता है, देखिए दो हो गए हमारे, कौन कौन से, अव्यय भाव और तत्पुरुष समास हमने पढ़ लिए। अब आया हमारा कर्मधारय समास। इस समास में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसीलिए कई बुक्स में इसको क्या करते हैं, तत्पुरुष का ही पार्ट बताते हैं कि तत्पुरुष का ही एक रूप है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, अलग है। कैसे अलग है देख लेते हैं। इस समास का उत्तर पद प्रधान होगा, पहली चीज। देखिए जो पदों की प्रधानता है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, तो ये पता होना चाहिए। इसको आप बहुत अच्छे से समझते चलिए, नोट करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका पूर्व पद प्रधान होता है, निम्नलिखित में से किसका उत्तर पद प्रधान होता है, निम्नलिखित में से किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एक भी पद प्रधान नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा अव्यय भाव, उसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। फिर हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, उसका उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय, इसका भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें एक विशेषता और है, क्या है, इस समास में विशेषण और विशेष्य या फिर उपमेय और उपमान से मिलकर शब्द बनते हैं। यानी जो प्रथम पद और पूर्व पद और उत्तर पद है, उसमें या तो विशेषण और विशेष्य वाला संबंध होगा या फिर उपमेय और उपमान वाला संबंध होगा। वहां पर हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा आता है कि निम्नलिखित में से किस समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है पूर्व पद और उत्तर पद में। तो किसमें होता है, कर्मधारय समास के पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होता है, उपमेय और उपमान या फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य आप समझते हैं, विशेषण वो सब जिससे विशेषता बताई जा रही है, जिसकी बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जा रही है, उपमान जिससे दी जा रही हो। ठीक है, तो जहां पर भी कुछ उपमा देने वाली बात होगी या फिर किसी चीज की विशेषता बताई जा रही होगी, वहां पर क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, क्या है, कमल के समान चरण। तो यहां पर चरणों की विशेषता बताई गई कि वो कैसे हैं, कमल के समान है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जो समास विग्रह पर देखने को मिलेगा, वहां क्या मिलेगा, के समान या फिर है जो, के समान या फिर है जो या फिर जैसा, ये शब्द कुछ आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीत है जो अंबर या फिर पीला है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, है ना। तो ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, के समान, है जो या फिर जैसा। जहां उपमेय उपमान दिया होगी वहां पर जैसा आएगा। चंद्र जैसा मुख, यानी चंद्रमा की उपमा दी जा रही है मुख को कि भाई चंद्र जैसा मुख है, तो उपमेय और उपमान आ गया यहाँ पर। नील गगन, नीला है जो गगन, गगन की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, विशेषण विशेष्य आ गया। ठीक है, तो जहां पर भी विशेषण विशेष्य यानी शब्द की विशेषता बताई जा रही होगी किसी चीज की या फिर उपमा दी जा रही होगी, वहां पर हमें तुरंत लगा देना है कि कर्मधारय समास हमारा होगा। ठीक, लालमणि, लाल है जो मणि, महादेव, महान है जो देव। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, हमारा विशेषता बताई जा रही है या फिर उपमा दी जा रही है, तो हमारा समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला समास देखते हैं अपना, और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, देहलता देह रूपी लता, नव युवक नव है जो युवक, अधमरा आधा है जो मरा, प्राण प्रिय प्राणों से प्रिय, नहीं प्राण प्रिय नहीं आएगा, श्याम सुंदर श्याम जो सुंदर है, जो श्याम जैसा सुंदर है, नीलकंठ नीला है जो कंठ, ठीक है। तो इस टाइप के हमें शब्द देखने को मिलेंगे जहां पर क्या होगा, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतला रहा होगा या फिर उपमा दे रहा होगा। फिर आता है हमारा द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास क्या है, इसमें इसको पहचानना बहुत ही आसान, सिंपल, कैसे कि आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको इसमें संख्या देखने को मिलेगी। द्विगु समास में पूर्व पद कैसा होता है, संख्यावाचक होता है, और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है कुछ जगहों पे, ठीक है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। तो क्या है, जो संख्या है वो किसको दर्शाएगी, किसी समूह को दर्शाएगी। जैसे नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, ठीक है। तो देखिए सब में क्या आ रहा है, हमारा संख्या आ रही है, सब में क्या आ रही है, संख्या आ रही है। तो जैसे ही आपको संख्या देखने को मिलेगी, आपको तुरंत क्या लगा देना है, द्विगु समास लगा देना है। सतसई 700 पदों का समूह, चौगुनी 4 गुनी त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। तो ये सब क्या है हमारे, जहां पर भी शब्द पहला शब्द क्या बतलाएगा, संख्या रूपी होगा, संख्यावाचक होगा, वहां पर हमारा द्विगु समास होगा। उसके बाद आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नाम से ही आप देख पा रहे हैं, द्वंद्व, द्वंद्व कहां पर होगा हमारा, द्वंद्व कब होता है, द्वंद्व का मतलब लड़ाई झगड़े कब होते हैं ये, जब दोनों पार्टियां मजबूत हो। भाई एक पार्टी कमजोर है, एक पार्टी बहुत ताकतवर है, तो वहां पर युद्ध थोड़ी होगा, वो तो दब के रहेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। जहां पर क्या होगा, दोनों पार्टियां मजबूत होंगी, वहीं पर क्या होगा, द्वंद्व होगा। यानी इसकी विशेषता क्या है, इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही क्या होते हैं, हमारे प्रधान होते हैं। इससे पहले वाला जो हमने देखा द्विगु समास, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है हमारा, इसमें हमारा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। चलिए द्वंद्व समास में कौन सा होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। भाई जब दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों ताकतवर होंगे, तो वो दोनों क्या करेंगे, द्वंद्व करेंगे। अधिकतर क्या होगा, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक होंगे, विलोम शब्द होंगे, ठीक है। दूसरी इसकी पहचान क्या होगी कि इसमें आपको ये संयोजक चिन्ह देखने को मिलेगा। तीसरी पहचान क्या होगी इसकी, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, और या फिर या, और या फिर या, समास विग्रह करने पर और मिल जाएगा या फिर या मिलेगा, ठीक है। योजक चिन्ह मिलेंगे, कुछ जगहों पर क्या होगा, योजक चिन्ह नहीं होंगे, जैसे जलवायु, जल और वायु, देवासुर, देवासुर क्या होगा, देव और असुर, ठीक है। पाप पुण्य, अपना पराया, राधा कृष्ण, नर नारी, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान है और योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह अगर ना दिया हो तो समास विग्रह करने पर क्या आएगा, या तो और आएगा या फिर या आएगा, ये हमारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर हमें तुरंत पहचान जाना है कि भाई यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास दिया हुआ है, ठीक है। इसमें विग्रह करने पर क्या होता है, और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। फिर हमारा लास्ट समास जो आता है वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास। इस समास में क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, यानी जितने भी पद हैं दोनों के दोनों, उनकी कोई प्रधानता नहीं है, लेकिन जो मिलके नया शब्द बनाएंगे उसकी प्रधानता होगी। क्या होगा, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता,
जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद जो होता है प्रधान होता है। यानी जो सामासिक शब्द हमारा बनेगा उसकी प्रधानता होगी, उसके अर्थ की प्रधानता होगी। इसका विग्रह करने पर क्या मिलेगा आपको? वाला, है, जो, जिसका, जिसकी या वह आदि आते हैं, वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अब देखिए तीसरे पद की प्रधानता से यहां पर क्या तात्पर्य है वो चीज समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूं गजानन, गज का आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका, किसका गज का आनन है भाई? गणेश जी का। तो यानी गजानन किसको कहा गया है? गणेश जी को कहा गया है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। अब भाई इस हिसाब से देखें, गजानन का अगर हम देखें कि गजानन गज का आनन है जिसका, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? ये तो हो गया हमारा क्या? कर्मधारय समास। लेकिन अगर उसको अर्थात निकाल दिया जाए, यानी उसका अर्थ दिया जाए कि भाई गणेश की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें बहुत एक पतली सी लाइन है जिसको समझने की जरूरत है बहुव्रीहि और कर्मधारय में। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसकी भी मैं आपको भी तरीका बतलाऊंगा कि आपको एग्जाम में ये सही कैसे करना है। पहले देख लेते हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। अब त्रिनेत्र में आप देखोगे कि भाई तीन आ गया, संख्या आ गई, ये क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। लेकिन जब भी आपको बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु या कर्मधारय में कंफ्यूजन होगा, उसको कैसे दूर करना है वो भी आगे देखेंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका गणेश, दशानन, दश है आनंद जिसके रावण, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला विष्णु, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके कृष्ण। अब इसका अर्थ समझने का कोशिश करिए कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए गजानन अर्थात गणेश, तो वहां पर आपको क्या लगाना है? बहुव्रीहि समास लगाना है। त्रिनेत्र अर्थात शिव, यानी आपको एग्जाम में जो दिया हुआ है वो अर्थात के साथ, यानी उसके अर्थ के साथ दिया हुआ है, तब आपको बिना किसी बेझिझक तुरंत बहुव्रीहि लगा देना। भाई त्रिनेत्र दिया, त्रिनेत्र अर्थात शिव लिखा है एग्जाम में, जो उसने आपको प्रश्न दिया त्रिनेत्र अर्थात शिव, बताइए इसमें कौन सा समास है? तो आपको कुछ नहीं सोचना, सीधे लगा देना है बहुव्रीहि समास। ठीक। अब अगर उसने आपको अर्थ नहीं दिया, यानी सिर्फ एक शब्द दे दिया त्रिनेत्र, अब आपको देखने हैं ऑप्शन। अगर ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि नहीं दिख रहा, द्विगु दिख रहा है कि भाई ऑप्शन में उसने बहुव्रीहि नहीं दिया, द्विगु दिया है, तब आप द्विगु टिक कर देंगे। ऑप्शन में उसने द्विगु नहीं दिया, बहुव्रीहि दे रखा है, तो आप बहुव्रीहि टिक कर देंगे। दोनों दे रखे हैं तो फिर कुछ भी टिक कर देना, नंबर सबको मिलेंगे। क्योंकि फिर वहां पर क्या होगा? वो क्वेश्चन डाउट में चला जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है गलत है, क्योंकि इसका तो आंसर ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए मोस्टली अब क्या करने लगे हैं, समास जो यूज करने लगे हैं, जो पूछने लगे हैं, वो आपको एक शब्द देने की जगह पूरा एक सेंटेंस दे देते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे वही अर्थ निकल के आता है जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। ठीक है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अब 10 आ गया, 10 का मतलब क्या हो गया? फिर से वही द्विगु। तो द्विगु और बहुव्रीहि, और कर्मधारय और बहुव्रीहि। ठीक है। इन दोनों में जो भी कंफ्यूजन होगा वो कब होगा? जब आपको अर्थ नहीं दिया होगा। अगर अर्थ दिया है तो सीधे सीधे बहुव्रीहि आंसर लग जाएगा। अगर अर्थ नहीं दिया तो फिर हम इन दोनों में से जो भी आंसर टिक करेंगे वो हमारा सही होगा। ठीक है। जैसे पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कर्मधारय। लेकिन अगर वो दे दे पीतांबर अर्थात कृष्ण, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वो पीतांबर एक सेंटेंस में यूज कर दे और उस सेंटेंस में अर्थ वहां से कृष्ण का निकल के आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है। तो द्विगु में और बहुव्रीहि में आपको क्या करना है? अर्थ पे डिपेंड करता है। अगर अर्थात करके, यानी अगर एग्जाम में उसने पूछा त्रिनेत्र अर्थात शिव, बताइए इसमें कौन सा समास है, तो आपको लगाना है बहुव्रीहि। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो फिर दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिखे वो टिक कर दीजिए। और अगर दोनों ही ऑप्शन में दिखे तो भी कोई सा भी टिक कर दीजिए। ऐसे ही कर्मधारय और बहुव्रीहि में अगर अर्थात करके आंसर दे रखा है उसका, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण, तो क्या करना है आपको? तुरंत बहुव्रीहि लगा देना है।
नहीं दे रखा अर्थ तो जो भी ऑप्शन में दिखे वो लगा देना है, दोनों ऑप्शन में दिखे तो फिर कोई सा भी लगा देना है अगर अर्थ नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समास का कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइए, आपको तुरंत उसका रिप्लाई समाधान दिया जाएगा। जो भी आपकी दिक्कत परेशानी बचती है आप कमेंट बॉक्स से हमसे आप कंटिन्यूसली जुड़े रहिए। जो भी बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टाइप का किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है, आप हमें कमेंट करिए, हम उसका विद इन 24 आवर्स तुरंत आपको बिल्कुल सटीक और सही रिप्लाई देंगे, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बचने देंगे। फिलहाल जो आपको पढ़ना है वो समास पढ़ना है। समास में कोई भी दिक्कत आती है, इससे पहले वाले टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं। बाकी इसके आगे जो टॉपिक पढ़ाएंगे उनके कंफ्यूजन आप तब भी पूछ सकते हैं। अगर अभी भी पूछना चाहें तो आप कहीं से कोई भी कंफ्यूजन लाके, कोई भी दिक्कत लाके हमसे शेयर कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक परेशानी को, हर एक दिक्कत को हम दूर कर पाएं। तो इसी के साथ साथियों आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।